चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। हम खोज करेंगे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यताओं में से एक की। ये सिंधु घाटी के खोए हुए शहरों का एक ऐसा टूर है जो आपको हैरान कर देगा। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 4000 साल पुराना शहर आज के हमारे कुछ मॉडर्न शहरों से भी बेहतर प्लान्ड हो? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल हमें सिंधु घाटी सभ्यता की उस शहरी प्लानिंग की तरफ ले जाता है जो वाकई कमाल की थी। तो कहानी शुरू होती है एक खोई हुई दुनिया की खोज से। एक ऐसी विशाल सभ्यता जो लगभग 100 साल पहले तक दुनिया की नजरों से पूरी तरह गायब थी। ये बात है 1921-22 की, जब सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल की टीम ने खुदाई शुरू की, और जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हड़प्पा सभ्यता, एक ऐसा समाज जो 4500 साल से भी पहले अपने चरम पर था। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये सभ्यता करीब 3300 ईसा पूर्व में शुरू हुई, मतलब आज से 5000 साल से भी ज्यादा पहले। और ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, ये सदियों तक फली फूली, खासकर 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच, और फिर धीरे धीरे इसका पतन हो गया। तो अब आता है हमारे टूर का सबसे मजेदार हिस्सा। चलिए सीधे चलते हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों की गलियों में और देखते हैं कि उनकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी। तो देखिए, इनके शहर कितने व्यवस्थित थे। मतलब शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक था ऊपरी हिस्सा जिसे सिटाडेल कहते हैं, शायद यहां शासक वर्ग रहता होगा, और फिर था निचला शहर आम लोगों के लिए। और सड़कें, अरे वाह, एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं, जैसे आज के मॉडर्न शहर होते हैं। और घर भी कोई कच्चे नहीं, 2-2 मंजिला पक्की ईंटों से बने हुए हैं। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि सिंधु घाटी के शहरों में जो बारीकी और एडवांसमेंट थी वो उस जमाने की दूसरी किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती। शहरों की बनावट तो कमाल की थी ही, लेकिन एक और चीज थी जिसमें ये लोग माहिर थे, और वो था वाटर मैनेजमेंट। पानी का ऐसा प्रबंधन जो आज भी हमें सिखा सकता है। इनके लगभग हर बड़े शहर में एक विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ मिला है। माना जाता है कि ये सिर्फ नहाने के लिए नहीं था, बल्कि किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या त्योहार के लिए इस्तेमाल होता होगा। ये उनकी सामाजिक जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा होगा। लेकिन असली कमाल तो इनकी ड्रेनेज सिस्टम में था। सोचिए, हर घर एक नाली से जुड़ा हुआ था, और ये नालियां ढकी हुई थी। ये सड़कों के साथ साथ चलती थीं। बारिश का पानी हो या घर का गंदा पानी, सब कुछ मैनेज करने का बेहतरीन सिस्टम था। सच कहूं तो आज भी कई जगहों पर ऐसा सिस्टम नहीं मिलता। अच्छा, शहरों की बड़ी बड़ी इमारतें और सड़कों की बात तो हो गई, पर अब जरा उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं जो इन लोगों ने पीछे छोड़ी हैं। वो चीजें जो उनकी जिंदगी, उनकी सोच के बारे में बताती हैं। ये देखिए, ये है मशहूर पशुपति मोहर। इस पर एक आकृति बनी है जिसके 3 सिर हैं। पुरातत्ववेत्ता मार्शल को लगा कि ये शायद भगवान शिव का कोई शुरुआती रूप हो सकता है। क्या पता, ये हमें उनकी धार्मिक मान्यताओं की एक छोटी सी झलक देती है। और ये तो बस कमाल है। डांसिंग गर्ल, मोहनजोदड़ो से मिली एक कांसे की मूर्ति 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जरा सोचिए, उस जमाने में इतनी खूबसूरत और सजीव मूर्ति बनाना, यह उनकी कला और तकनीक का कितना बड़ा सबूत है। ये लोग सिर्फ 1-2 चीजों में ही माहिर नहीं थे। तांबे और कांसे से औजार, बर्तन, मूर्तियां बनाते थे। सोने चांदी से गहने, मिट्टी से तो बर्तन, खिलौने और मोहरें बनाते ही थे। और तो और फाइनेंस नाम के एक मटेरियल से मनके और चूड़ियां भी। हाँ, एक बात जरूर है, इन्हें लोहे के बारे में पता नहीं था। तो अब तक हमने इनकी उपलब्धियों की बात की, इनके शानदार शहरों की, इनकी कला की। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा रहस्य। आखिर हुआ क्या इन लोगों का? ये पूरी की पूरी सभ्यता गायब कहाँ हो गई? देखिए, पहले एक थियरी थी कि बाहर से आर्य आए और उन्होंने हमला करके इस सभ्यता को खत्म कर दिया, पर अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे नहीं मानते। अब जो नई थियरीज हैं वो इशारा करती हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ। शायद कोई बड़ी बाढ़ आई हो, या जमीन में कोई हलचल हुई हो, या फिर नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो। मतलब ये कि सब कुछ एक झटके में खत्म नहीं हुआ। ये एक धीमी प्रक्रिया थी। धीरे धीरे लोग अपने शहर छोड़कर पूर्व की तरफ जाने लगे,
व्यापार कम हो गया और वो शानदार शहर धीरे धीरे वीरान हो गए। और आखिर में यही सवाल हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। इनकी एक भाषा थी, एक लिपि थी, पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। सोचिए, अगर हम वो पढ़ पाते तो इन खोए हुए शहरों के और कितने राज हमारे सामने खुलते। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं दबा हुआ है। चलिए आज कांस्य युग की सैर करते हैं। उस दौर की सबसे गिलिश्म संस्कृतियों में से एक की ओर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई थी। जरा सोचिए, सुनियोजित शहर, बहुत ही जटिल जल निकासी व्यवस्था और एक शानदार अर्थव्यवस्था। लेकिन इस महान सभ्यता के दिल में एक ऐसा गहरा राज छिपा है जो आज भी हमें हैरान कर देता है। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। हड़प्पा लिपि, मतलब कि उनके लिखने का तरीका, आज तक एक पहेली बना हुआ है। कोई भी इतिहासकार इसे आज तक पढ़ नहीं पाया है। ये हमें एक बड़ी ही अनोखी स्थिति में ले आता है, जिसे आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। यानी एक ऐसा दौर जहां लिखावट तो थी, लेकिन हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम इन लोगों के बारे में जानेंगे कैसे? इसका जवाब हमें उनकी छोड़ी हुई कलाकृतियों में मिलता है, क्योंकि जब शब्द खामोश हो जाते हैं ना, तब कला बोलना शुरू करती है। सिंधु घाटी के लोगों की बनाई मूर्तियां, मोहरें और गहने ही हमारी एक तरह से किताबें हैं। ये उनकी दुनिया में झांकने वाली खिड़कियां हैं, जो हमें उनकी तकनीक, उनके विश्वासों और उनकी संस्कृति की एक झलक देती हैं। तो चलिए उनकी सबसे शानदार कलाकृतियों से ही शुरू करते हैं। सिंधु घाटी के कारीगर धातु और पत्थर दोनों को तराशने में उस्ताद थे। उनकी बनाई मूर्तियां इतनी एडवांस्ड और इतनी भावपूर्ण हैं कि हजारों साल बाद भी हमें हैरान कर देती हैं। जरा मोहनजोदड़ो में मिली इस छोटी सी सिर्फ 4 इंच की कांस्य मूर्ति को देखिए। इसे डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है और ये वाकई एक मास्टरपीस है। इसकी बारीकियों पर जरा गौर कीजिए। बाएं हाथ को ढकती हुई चूड़ियां, जूड़े में बंधे बाल और आत्मविश्वास से भरी इसकी मुद्रा, ये सब कुछ धातु को आकार देने में उनके अविश्वसनीय कौशल को दिखाता है। आखिर वे इतनी जीती जागती मूर्तियां बनाते कैसे थे? दरअसल वे एक बेहद एडवांस्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, जिसे लुप्त मोम या लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता है। ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं थी। इसके लिए धातु विज्ञान की गहरी समझ की जरूरत थी और ये दिखाता है कि उनकी तकनीकी क्षमता कितनी विकसित थी। ये प्रक्रिया वाकई शानदार है। देखिए, पहले मोम का एक मॉडल बनाया जाता है, जिसे फिर मिट्टी से ढक दिया जाता है। गर्म करने पर मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है और एक खोखला सांचा बच जाता है। इसी सांचे में पिघली हुई धातु डाली जाती है। ठंडा होने पर मिट्टी को तोड़ दिया जाता है और मूर्ति तैयार हो जाती है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये प्राचीन तकनीक आज भी भारत के कुछ हिस्सों में जीवित है, परंपरा की एक जीती जागती विरासत। लेकिन उनकी महारत सिर्फ धातु तक ही सीमित नहीं थी। वे पत्थर तराशने में भी उतने ही माहिर थे। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मोहनजोदड़ो में मिली ये प्रसिद्ध मूर्ति है, जिसे पुजारी राजा या दाढ़ी वाला व्यक्ति कहा जाता है। इसे स्टेयरटाइट यानी एक नरम सेल खड़ी पत्थर से बनाया गया था, जिससे इस पर बारीक नक्काशी करना संभव हुआ, जैसे कि इसके शॉल पर बने पैटर्न और इसकी ध्यानमग्न आंखें। लेकिन उनकी बनाई हर चीज इतनी बारीक नहीं थी। जब हम कांस्य और पत्थर की परिष्कृत मूर्तियों की तुलना ज्यादा आम टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी की मूर्तियों से करते हैं, तो एक साफ अंतर दिखता है। टेराकोटा की मूर्तियां, जो अक्सर मातृ देवी या जानवरों के खिलौनों के रूप में मिलती हैं, बहुत साधारण हैं। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद दोनों के उद्देश्य अलग-अलग थे। एक शायद औपचारिक या समाज के ऊंचे वर्ग के लिए थी और दूसरी रोजमर्रा के घरेलू अनुष्ठानों या बच्चों के खेलने के लिए। चलिए अब रुख करते हैं उन कलाकृतियों की ओर जो संख्या में सबसे ज्यादा हैं, और हाँ, सबसे ज्यादा रहस्यमयी भी, हड़प्पा की मोहरें। ये छोटी छोटी चीजें हमें सिंधु घाटी के जीवन के बारे में बहुत अहम सुराग देती हैं। और हम यहाँ कुछ दर्जन मोहरों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हजारों मोहरों की बात कर रहे हैं, जो अलग अलग जगहों पर खुदाई में मिली हैं। इतनी बड़ी संख्या ये बताती है कि ये सिर्फ सजावट की चीजें नहीं थीं, ये हड़प्पा समाज के कामकाज का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रही होंगी। तो एक आम मोहर कैसी दिखती थी? ज्यादातर ये स्टेयरटाइट नाम के नर्म पत्थर से बनी छोटी चौकोर पट्टियां होती थीं। माना जाता है कि इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से व्यापार में सामान के गट्ठरों पर ठप्पा लगाने के लिए होता था,
ठीक आज के ब्रांड लोगों की तरह, या शायद ये ताबीज या एक तरह के पहचान पत्र का काम करती थी। हर मुहर पर 2 मुख्य चीजें होती हैं, एक जानवर का चित्र और उनकी रहस्यमयी लिपि की एक पंक्ति। और यहीं हम उस सबसे बड़ी पहेली पर वापस आते हैं। जैसा कि ये उदाहरण बताता है, हम जानवरों की छवियों को तो पहचान सकते हैं, बैल, बाघ, यहाँ तक कि एक सींग वाला पौराणिक जानवर भी, लेकिन उनके ऊपर लिखे अक्षर खामोश हैं। हजारों मोहरें, हजारों संदेश जो हमारी आंखों के ठीक सामने हैं, फिर भी हमसे छिपे हुए हैं। मूर्तियों और मोहरों के अलावा सिंधु घाटी के लोग व्यक्तिगत श्रृंगार की कला में भी माहिर थे। उनके आभूषण एक जीवंत संस्कृति और सुंदरता की गहरी समझ को दिखाते हैं। इस्तेमाल की गई सामग्रियों की विविधता सचमुच हैरान करने वाली है। सोना, तांबा और कांस्य जैसी कीमती धातुएं, कॉर्नेलियन, लाजवर्द और फिरोजा जैसे रत्न, और साथ ही हड्डी, शंख और पकी हुई मिट्टी जैसी आम चीजें भी। ये विशाल रेंज न केवल उनके शिल्प कौशल को दिखाती है, बल्कि उनके दूर दूर तक फैले व्यापारिक नेटवर्क का भी सबूत देती है। और ये सिर्फ कोई घरेलू शौक नहीं था, ये एक पूरा उद्योग था, एक पूरी इंडस्ट्री। लोथल और चनहूदड़ो जैसी जगहों पर पुरातत्वविदों को मनके बनाने के पूरे कारखाने मिले हैं। ये कार्यशालाएं कीमती पत्थरों से हर तरह के आकार और डिजाइन के खूबसूरत मनके बनाने में माहिर थीं। ये उनके समाज में शिल्प विशेषज्ञता के उच्च स्तर का एक साफ संकेत है। तो जब हम इन सभी कलाकृतियों, मूर्तियों, मोहरों और गहनों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, तो वे हमें एक ऐसी सभ्यता की कहानी सुनाते हैं जिसके लिखे हुए शब्द हमारे लिए खो चुके हैं। वे मिलकर उनकी दुनिया की एक जीती जागती तस्वीर बनाते हैं। तो हम इससे क्या सीखते हैं? खैर, उनकी कला हमें बिना शब्दों के एक कहानी सुनाती है। डांसिंग गर्ल जैसी मूर्तियां उनकी तकनीकी प्रतिभा का प्रमाण है। हजारों व्यापारिक मोहरें एक व्यस्त और संगठित अर्थव्यवस्था की गवाही देती हैं, और कीमती सामग्रियों से बने जटिल गहने हमें एक ऐसी संस्कृति के बारे में बताते हैं जो सुंदरता और सामाजिक स्थिति को बहुत महत्व देती थी। और इस तरह हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। हमने उनकी कला को एक तरह से पढ़ा है और उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उनकी खामोश लिपि में अभी और कौन से रहस्य बंद हैं? क्या विचार, क्या कहानियां, क्या नाम इन चिन्हों के पीछे छिपे हैं? यही वो आखिरी पहेली है जो सिंधु घाटी की कला को इतना आकर्षक और हमेशा के लिए रहस्यमयी बना देती है।